माइक मॉर्निंग। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ आज मुझे मौका दिया गया है कि दो टॉपिक पे बात करनी है, एक रिमांड पर और एक बेल सेक्शंस के ऊपर। शॉर्ट सा बर्ड एंड रिव्यू दूंगा विद रेलेवेंट सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के हवाले से। सेक्शन 46 ऑफ CRPC बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर कब किसी शख्स को गिरफ्तार करता है। जब उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर इन्वोक हो जाता है सेक्शन 61 ऑफ CRPC। वो बताता है कि पुलिस ऑफिसर जिसने उसको अरेस्ट किया है उसके पास विदाउट गेटिंग एनी परमिशन फ्रॉम द कोर्ट और द कंपिटेंट अथॉरिटी ही कैन डिटेन दैट पर्सन अप टू 64 आवर्स। 24 घंटे तक वो उसको अपने पास रख सकता है जस्ट टू इन्वेस्टिगेट दी FIR, जस्ट टू इन्वेस्टिगेट दी केस। अब इसके साथ जो एक पावर उसको मजीद दी गई है, मैं ये समझता हूं कि वो पावर किसी कोर्ट के पास भी मौजूद नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास मौजूद है। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी उस ड्यूटी को ईमानदारी से डिस्चार्ज नहीं करता। सेक्शन 4L जो है वो इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करता है। वो ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है। इसका एक ही पर्पस है, जस्ट टू कलेक्ट द एविडेंस इन और अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। उसने सच को पकड़ना है, सच को ढूंढना है। और अगर उस कलेक्शन ऑफ एविडेंस के दौरान, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो समझता है कि ये जो बंदा मैंने अरेस्ट किया है या डिटेन किया है, इसके खिलाफ कोई भी सफिशिएंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल या कोजेंट एविडेंस में कलेक्ट नहीं कर पाया, तो फिर उसको CRPC इटसेल्फ ही इख्तियार देती है कि ही कैन रिलीज दैट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ डेफिशिएंट ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 169 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। बट अनफॉर्चुनेटली वह 169 की पावर का इस्तेमाल ना जज साहबान करवा रहे हैं, ना ये पुलिस वाले कर रहे हैं। लेकिन बीइंग एज ए लॉयर, हमें नहीं पता, हम सब बैठे हैं, हमें पास एक क्लाइंट आया है, हम नहीं जानते कि हम फ्रॉम कंप्लेनेंट साइड पेश होंगे या डिफेंस साइड पे पेश होंगे। मैं दोनों साइड्स को साथ साथ मिला के चलूंगा। जब सेक्शन 46 के तहत कोई शख्स गिरफ्तार होता है, 156 के तहत जैसे पाशा साहब ने बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन की पावर है, CRPC इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दी जाती है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन एक सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC है, इसको क्विट करके पढ़ेंगे 190 के साथ, तो ये एम्पावर्ड करता है इलाका मजिस्ट्रेट को कि वो इसको सुपरवाइज करेगा इन एडिशन टू 551। क्योंकि 551 जो है वो एक सुपरवाइजरी पावर है उसकी हायरार्की की। जैसे एक ASI उसकी तफ्तीश किसी केस की कर रहा है, अगर वो आपकी बात दोनों साइड से नहीं सुन रहा तो उसकी शिकायत आप उसके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को कर सकते हैं। इसी तरह हायरार्की में चले जाएं तो ये DIG इन्वेस्टिगेशन तक ये हायरार्की पूरी 551 के तहत सेम पावर वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं, सारे नहीं सुन रहे, तो फिर सेक्शन 190 रेड सेक्शन 156 ऑफ CRPC ये उसको अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी कर सकता है इलाका मजिस्ट्रेट जो है। ठीक है जी। जब सेक्शन 61 के तहत इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान 24 घंटे एक्सपायर हो जाएं और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये समझे कि अबे मुझे इसका कॉर्पस जरूरी है, कॉर्पस मीन बॉडी ऑफ दी अक्यूज, इसकी जरूरी है, तो फिर वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट लिखेगा, तहरीरी तौर पर रिक्वेस्ट लिखेगा, उस पर उसकी लिखी जाएगी कि इसको मैंने कब गिरफ्तार किया, आज इसकी 61 के तहत जो इख्तियारी पुलिस हिरासत में जो मेरे पास पावर थी वो ख़त्म हो रही है, मुझे अब 24 घंटे के दौरान मैंने ये काम स्टेशन डायरीज लिखी हैं और मैंने ये एफर्ट्स किए हैं, लेकिन मुझे इस बंदे का कॉर्पस दोबारा चाहिए। उसके लिए वो मुलज़िम को साथ लेकर सब इंस्पेक्टर से कम बंदा नहीं होना चाहिए, वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने वो रिक्वेस्ट रखेगा और इलाका मजिस्ट्रेट साहब की यहाँ से पावर इस्तेमाल हो जाएगी। वो देखेंगे कि अगर जो रिक्वेस्ट आई है वो वेल फाउंडेड है और जो एलिगेशन है वो भी वेल रीजन्ड हैं और उन नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ है, तो फिर वो उसको रिमांड, उसका कॉर्पस जो है उसको उसके हवाले दोबारा कर देगा फॉर अ शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड। ये कानून में लिखा हुआ है, 167 में तो नहीं लिखा, लेकिन हाई कोर्ट रूल्स में, और अभी एक जजमेंट नहीं आई है 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 293, ये नोट कर लें, पाकिस्तान 2021
PCRLJ 293 तारिक सलीम शेख साहब, ये जस्टिस मुनीर साहब वाली जो जजमेंट थी ना एक पुरानी, उसी से ही और उसके अलावा अब तक जितने भी रिमांड्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट्स उसमें तमाम को डिस्कस करके तो फिर ये एक यूज़ दिया। और उसमें आप देखिएगा कि उन्होंने कोई तकरीबन 20-21 के तहत क्लासेस बनाई हुई हैं। उन क्लासेस के तहत उन्होंने आईओ को भी डायरेक्ट किया हुआ है, इलाका मजिस्ट्रेट साहब को भी डायरेक्ट किया हुआ है कि किस तरह आपने रिमांड देना है और किस तरह क्या क्या चीज़ें देखनी है रिमांड देते वक्त। इज इट क्लियर जी यहाँ तक? अच्छा, अब जब रिमांड है 167 के तहत वो ये कहता है कि जी रिमांड जो है वो मैक्सिमम एज ए होल अगर देखा जाएगा तो 15 डेज जाएगा। ये एज ए होल से क्या मुराद है? एज ए होल से मतलब ये है कि इंक्लूडिंग द पीरियड अंडर सेक्शन 61 ऑफ CRPC एज ए होल 15 डेज। अदरवाइज क्योंकि वो एक दिन का रिमांड था जो ऑलरेडी पहले था, उसमें किसी का कोई भी मुदाखलत का अंदाज नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कि वो उसको डिटेन कर सकता है। लिहाजा इस यही वजह है कि बाकी 14 दिन वो इन इंस्टॉलमेंट उसकी प्रोग्रेस को सामने रखते हुए, उसकी इन्वेस्टिगेशन को सामने रखते हुए, उसके कंडक्ट को सामने रखते हुए इन इंस्टॉलमेंट 14 दिन तक डिटेंशन उसको दे सकता है। लेकिन 167(3) ये कहती है कि इसने जो भी काम करना है, इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने जो भी काम करना है उसके लिए रीज़न लिखनी है। अगर उसकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन करना है इवन देन वो ड्यूटी बाउंड है कि वो इसको टर्न डाउन करते वक्त इसकी रीज़न लिखेगा कि मैं क्यों इसको टर्न डाउन कर रहा हूँ, और अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो इवन देन भी वो इसके रीज़न लिखेगा कि मैं उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इज इट क्लियर जी? याद रखिएगा, मैं आगे थोड़ा जंप करने लगा हूँ। औरत का जो रिमांड, ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, कई अक्सरों को पता नहीं होता। वो मैं देखता हूँ कि अक्यूज लेडीज़ पेश हो रही है और कहते हैं जी इसका 3 दिन का रिमांड दे दे, 4 दिन का रिमांड दे दे, तो पुलिस भी रिमांड लेके ला रही होती है फीमेल का। याद रखिएगा 167 सब सेक्शन 5 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 वो ये कहता है कि मां सिवाय 2 जुर्मों में औरत का रिमांड नहीं जा सकता। एक डकैती और दूसरा मर्डर। उसका आगे फिर 6 में और 7 में तरीक़ेकार बताया हुआ है कि वो कैसे करना है। इज इट क्लियर जी? अब जब रिमांड, ये पूरा बात कंप्लीट हो जाए रिमांड की, रिमांड के बाद जब भी अक्यूज 167 में झूला बनता है कोर्ट से आईओ की तरफ, आईओ से कोर्ट की तरफ, कोर्ट से आईओ की तरफ, आईओ से कोर्ट की तरफ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड है वो प्रज्यूम की जाएगी कि वो अदालत की कस्टडी में है बंदा। वो किसकी कस्टडी में? अदालत की। As soon as the investigation is completed and the court is turned down the request of the investigating officer to get the further physical detention of the accused persons, जैसे ही उसकी कस्टडी आईओ से रिमूव होगी, कोर्ट अपने पास रखेगी, उसका बेल का राइट उठ खड़ा होगा। जैसे शख्स मरता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जाग जाता है, बंदा जिंदा है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सोया हुआ है। जैसे ही कस्टडी कोर्ट मुलजम से लेगी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से लेगी, उसका राइट ऑफ बेल जो है वो उजागर हो जाएगा, वो उसी वक्त उसकी बेल लग जाएगी। लेकिन दौरान रिमांड मैंने बीइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आज तक नहीं देखा कि कोई बेल लगी हो और दौरान रिमांड दिया हो। मैं ये समझता हूँ इस पे एक बड़ा प्रिंसिपल है कि एक शख्स से कुछ रिक्वेस्ट करनी है, अगर उसके पास वो चीज़ ही नहीं है तो वो कहाँ से आपको चीज़ देगा। तो दैट इज द प्रिंसिपल कि जब तक कोर्ट उसकी कस्टडी अपने सुपुर्द नहीं करती, आप उससे कस्टडी नहीं मांग सकते। बिकॉज बेल का जो लॉ है वो सिर्फ इतना सा है, ट्रांसफर ऑफ द कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम द कोर्ट टू द श्योरिटी। ये जस्ट बेल की प्रिंसिपल है। अब बेल के बारे में मैं आ जाता हूँ जी। बेल के जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर 3 सेक्शंस का हवाला दिया गया है। वैसे तो कॉन्सेप्ट बेल का और भी है, ऊपर भी हैं, लेकिन हम चूंकि अभी तक यहाँ पे देंगे। बेल के 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जी। पहली बात, बेल को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक है बेल बिफोर अरेस्ट और एक है बेल आफ्टर अरेस्ट। ठीक है जी। बेल बिफोर अरेस्ट अंडर सेक्शन 498 ऑफ CRPC, रेड विद सेक्शन 498 ऑफ A ऑफ CRPC के तहत ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की है ना। प्री अरेस्ट बेल सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की लोअर हायरार्की है, इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है ये। ठीक है जी। 498 में कहीं नहीं लिखा, आप उसको पढ़ के देखें, उसको देखें, वो ये नहीं कहा बेल का, उसकी सेंस को समझना है आपने कि अगर किसी भी ऐसे शख्स को
जिसकी बाबत दो बातें 498 में याद रखना है। बात आपने 498 की बात, ये इसके मैं इंग्रेडिएंट बताने लगा हूं आपको कि प्री अरेस्ट बेल कौन ले सकता है। पहले 498 से पहले था कि एक जुर्म होता था, एफआईआर भी नहीं होती थी, पहले प्री अरेस्ट बेल लेके घूम रहे होते थे, एप्रीहेंशन टू अरेस्ट होती थी उनको। लेकिन फिर अमेंडमेंट आई कि नहीं, पहली बात कि किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ एफआईआर का अंदराज होना जरूरी है जो प्री अरेस्ट बेल लेने का ख्वाहिशमंद है। उसके खिलाफ कोई ना कोई क्रिमिनल केस जिसमें वो प्री अरेस्ट लेने आया है, उसकी एफआईआर का दराज होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी प्रेजेंस कोर्ट में जरूरी है। ये दो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तब जाके आपको प्री अरेस्ट मिलेगी। अब प्री अरेस्ट बेल के दो शॉर्टेस्ट इंग्रेडिएंट हैं। इफ यू आर फ्रॉम द डिफेंस साइड, तो यू आर ड्यूटी बाउंड टू प्रूव द टू थिंग्स for getting the extraordinary relief under section 498 of CRPC. Number 1 is the malice on the part of the complainant. Number 2, ulterior motive on the part of the investigating officer or the police to arrest the petitioner for humiliation. उसकी तजलील करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए। अब ये बेसिक प्रिंसिपल हैं जो प्री अरेस्ट बेल के लिए आपको साबित करने हैं, और इसका रिबट जो है वो कंप्लेनेंट ने करना। वो कहना है जी ना तो कोई मैलिस है, ना कोई अल्टीरियर मोटिव है, ये एविडेंस के खिलाफ पड़ी है, बेल खारिज हो जाएगी। आप साबित कर दें डिफेंस साइड से कि ये मैलिस है, ये अल्टीरियर मोटिव है, तो बेल आपकी कंफर्म हो जाएगी। इस पे फिर आगे बाइफरकेशन मुख्तलिफ, चूँकि हर कोर्ट की अपनी एक विजडम है। अब उस विजडम के हवाले से, उस एस्पेक्ट्स के हवाले से बात की। जैसे मैं एक सोफे को देख रहा हूँ, मुझे एस्पेक्ट सोफे का ये नज़र आ रहा है, आप उधर से देख रहे हैं, आपको एस्पेक्ट उधर से नज़र आ रहा है। लिहाजा हर कोर्ट जो फैसला करती है, अपनी वो जजमेंट्स देती हैं, उन जजमेंट्स को आर्टिकल 201 और 189 पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का आप पढ़ें तो ये 201 और 189 ये जो आर्टिकल हैं, ये आपको इन जजमेंट्स के हवाले से बताते हैं कि आपने कैसे फैसले करने हैं, और ये उस वक्त मानी जाएंगी जब स्टैचूट उस पर साइलेंट होगा, या कोई ऐसा सेक्शन स्टैचूट के अंदर मौजूद है जिसको वाज़ह तौर पर पढ़ने से उसकी इंटरप्रिटेशन या इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर समझ ना आए, तो फिर हमने देखना है कि इस सेक्शन को कहां और कब कैसे एपेक्स कोर्ट ने इस्तेमाल किया था। तो जब भी कोई जजमेंट्स आती हैं, एक्चुअली द एपेक्स कोर्ट आर ट्राइंग टू कैप्चर द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर रिगार्डिंग द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ, कि लेजिस्लेचर ने ये लॉ क्यों बनाया था, इसकी वजह क्या थी, वो फिर उसकी रोशनी में फिर जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट जो होती हैं वो चलती हैं। फिर उनके हवाले से आर्टिकल 201 और आर्टिकल 189 कहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स जिनमें क्वेश्चन ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ लॉ एनंसिएट कर दिया जाएगा, दे आर ऑल बाइंडिंग अपॉन द सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स, दे मस्ट फॉलो दोज जजमेंट्स। अच्छा, अब मैं आता हूं ना पोस्ट अरेस्ट बेल की तरफ। पोस्ट अरेस्ट बेल के बेटे दो सेक्शन हैं, नंबर 1 496 और 497। 496 जो है वो डील्स विद द बेलेबल ऑफेंसेस। एक बंदा अरेस्ट हुआ, बेलेबल, जैसे 354 है, आ गया आया, जैसा हमने देखा बेलेबल ऑफेंस है जनाब, वो रिमांड पेपर पर ही उसकी बेल का ऑर्डर करेगा। मुलजम 12 से पुलिस हाजिर, मां तफ्तीशी हाजिर, मुलाजा करने पे जुर्म काबिल ज़मानत है, लिहाजा मुलजम को हदायत की जाती है कि वो इतने का श्योरिटी बॉन्ड दे, अदरवाइज जेल जाओ और इतनी डेट को पेश हो। ठीक है जी, उसी में देयर इज नो नीड टू फाइल अ बेल एप्लीकेशन, वो रिमांड पेपर पर ही बेल दी जाएगी। अब इन केस आपके पास एक शख्स आ गया है, वो कहता है सर ये मैंने बेल करवानी है, आप देखते हैं अभी ये तो सेक्शन 354 बेलेबल है, या कोई और सेक्शन है जो बेलेबल है, आप समझते हैं ये कब जुडिशियल गया जी, 4 दिन हो गए जी इसको, तो ये जेल चला गया, मुझे तो आज पता चला है। सबसे पहला काम, जैसे मलिक साहब ने आपको बताया कि वो तरीके सीखने बड़े ज़रूरी हैं, कि कोई एक पेपर लेना है, वो चीज़ें देखनी है, ये फुकदान है हमारे अंदर, जितने भी मलिक साहब ने बातें बताई हैं, ये बड़े आप रहमत है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ कि यार ये चीज़ें सीखनी है, डेकोरम को मेंटेन कैसे करना है, पढ़ा लिखा वकील कैसे बनना है। कायदे आज़म बदमाश नहीं थे, कायदे आज़म बॉडी बिल्डर नहीं थे, इसीलिए यही वजह है ना कि जज साहब के ऊपर उनकी तस्वीर लगी होती है। क्यों लगी होती है? हमारे सामने होते हैं, लॉयर हैं वो, हमें उनसे इंस्पायरेशन लेनी है। तो लिहाजा वो बेल एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी फिर, कि एक रिमांड पेपर ही नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर ऐसा बेल आ जाती है जिस पे बेलेबल ऑफेंस और कहते हैं 4 दिन मुझे नहीं पता ये जुडिशियल जा चुका है, तो सबसे पहले आप उस इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएंगे और उसके एल्म से रब्ता करेंगे कि भाई मुझे रिमांड पेपर दो, जुर्म। अगर वो रिमांड पेपर मिल जाता है तो समझ लें कि वो बेल ऑर्डर आपको मिल गया, वो बेल ऑर्डर लेके उसका मुचलका भर के देने। अगर फर्ज करें बेल ऑर्डर नहीं मिलता, वो रिमांड पेपर नहीं मिलता, तो फिर इसके लिए तरीकेकार होता है कि आप एक दरख्वास्त लिखते हैं, अदालत जनाब जुडिशियल मजिस्ट्रेट थाना फलां फलां, मुलजम का नाम बनाम सरकार, नीचे मुकदमा नंबर, जुर्म और थाना, फिर नीचे लिखते हैं दरख्वास्त
जमानत बाद गिरफ्तारी जेर दफा 496 यानी 496 ज़वाद फे नीचे अंडरलाइन करना है, लिखना है कि जनाब अली मैं मुलजम हूँ और मैं हमारा जुडिशल जा चुका हूँ, इस मुकदमे का रिमांड पेपर अदालत आज़ा से मखलूत हो चुका है, गुम गया है, आगे फिर वही ग्रोनदाजी। फिर ये 496 जैसे वो देखेगा जुर्म 496 है, अगर वो चाहे जज साहब तो रिकॉर्ड कर लेंगे इसमें कोई जुर्म तो नहीं आज़ाद हुआ, ये बंदा जुडिशल गया कि नहीं गया, वो नायब कोर्ट से ही उसकी तस्दीक करवा के आपको फ़ौरन कहेगी जी 50,000 कम चल कर दे या 30,000 कम चल कर दे, तो उस पर छोटी बॉन्ड दे, उसकी रोक कर चले जाएगी, बंदा रिलीज हो जाएगा। अब हम आते हैं 497 की तरफ, ये है आपका रेलेवेंट लॉ। 497 में अगर कोई ऑफेंस बेलेबल के अलावा नॉन बेलेबल का है, अब जब भी 497 को पढ़ना है या 496 को पढ़ना है या 498 को पढ़ना है, इसका मतलब यह है कि वो जो लेजिस्लेशन है जिसने ये लॉ बनाया है वो कोर्ट को डायरेक्ट कर रही है, वो कोर्ट को कह रही है कि तुमने किस तरह इन चीज़ों को देखना है। अब मैं आता हूँ 497 के ऊपर। 497 कहता है कि अगर कोई शख्स जो नॉन बेलेबल ऑफेंस का मुर्तकिब हुआ है वो आपके सामने आ गया है, तो लफ्ज़ यहां पर यूज किया गया है मे का। क्या लफ्ज़ यूज किया गया है? मे का। आप उसकी जमानत ले सकते हो, आप उसकी जमानत ले सकते हो, ये मे का वर्ड है, ठीक है जी। कोई भी शख्स आ गया, अब इसमें देखें 302 भी है, इसमें 376 भी है, इसमें 354A भी है, हीनियस ऑफेंसेस भी हैं, ले सकते हो। जब लेजिस्लेशन ने देखा कि मैं तो बहुत बड़ा इख्तियार जो है वो अदालतों को दे रही हूँ, तो फिर कहा ठहरें, यहाँ रुक के पॉज कर दिया। अभी मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। आपने हर एक बंदे ने सुना है प्रॉपर्टी क्लास कौन सी है, नॉन प्रॉपर्टी क्लास कौन सी है। अब हम इसकी जो बेयर रीडिंग है ना, उससे समझेंगे कि इसको प्रोहिबिशन क्यों कहते हैं, ये डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, कहाँ पर प्रोहिबिशन की गई है, कहाँ पर मना किया गया है, उसके इख्तियार से बाहर है, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम 497 में कि कोई भी शख्स आपके सामने आया है और वो ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस का मुर्तकिब हुआ है, तो आप उसकी बेल को ले सकते हो, उसे बेल पे छोड़ सकते हो। लेकिन कहते हैं लेकिन ठहरो, अभी ठहरो, इस शख्स को देखो कि ये जो शख्स आया है ये किसी ऐसे जुर्म का मुर्तकिब तो नहीं है कि जिसकी सज़ा 10 साल से जायद की है। अब उधर तो लिखा है ना फॉर 10 ईयर्स लाइफ, और मैं वैसे करूँ 10 साल से जायद की है। एक बात ये याद रखनी है, पहली बात कि ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, जिसकी जो बेल लेने आपसे सीख कर रहा है, आपसे बेल ले रहा है, इसका जुर्म जिसका इस पर इल्ज़ाम है उसकी सज़ा 10 साल से जायद तो नहीं है। और अगर 10 साल से जायद है तो फिर सेकंड स्टेप तुमने ये देखना है, रिकॉर्ड को पेरूज करना है और अपने आप को ये यकीन दिलवाना है कि रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग एग्जिस्ट दैट ही और शी हैज कमिटेड दिस ऑफेंस। जब ये दो बातें पूरी हो जाएं, 10 साल से ज्यादा वाला जुर्म हो, रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग एग्जिस्ट कर रही हो, रिकॉर्ड को पेरूज करने के बाद वो समझे कि इतना मवाद मौजूद है जिससे बादियुल नजर में प्रमफ शायद टेंटेटिवली मुझे ये लगता है कि इसने ये जुर्म किया है। जब ये दो बातें कंप्लीट हो जाएं तो फिर लेजिस्लेशन ने कोर्ट्स को कहा शेल नॉट रिलीज ऑन बेल, इस बंदे को नहीं छोड़ा जाएगा। अब यहां पर चूंकि मना का सीगा इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज दी प्रोहिबिटरी क्लॉज। इज इट क्लियर जी? समझ आई बात की? ऊपर वाली नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे तमाम ऑफेंसेस जिनकी सजा 10 साल से कम है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते, और जिनकी सजा 10 साल से ज्यादा है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं। अब ऊपर ये कहा गया कि बेल ले सकते हो, नीचे बिल्कुल कहा कि बेल नहीं लोगे, दो कंडीशन को पूरी करते हुए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन दे दी ऊपर वाले खाने में कि जो भी आए उसकी बेल ले लो, लेकिन शर्त यह है कि उसकी सजा 10 साल से कम होनी चाहिए। इससे लॉ से ये नजर आता है मुझे, ठीक है जी। लेकिन जब मे का वर्ड है ले सकते हो, इसका मतलब ये कुछ कहीं ना कहीं ऐसा है कि तुम इसको रिफ्यूज भी कर सकते हो, इसकी सेंस से पता चलता है। तो व्हाट आर दोज सर्कमस्टांसेस, वो कौन से हालातों वाकयात हैं कि जिनमें सकने के बावजूद आप उसको रिफ्यूज कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो 497 के अंदर ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी, ये लॉ ऑफ प्रेसिडेंट से आपको नज़र आएंगी। वो कहते हैं कि जब भी आपने बेल का लॉ पढ़ना है, ये याद रखना है, अ लॉट ऑफ जजमेंट्स हैं इसके ऊपर, कि इट इज़ नॉट परमिसेबल टू डीप डाइव इनटू द मैटर्स ऑफ द केस, ओनली टेंटेटिव असेसमेंट इज परमिसेबल। सिर्फ टेंटेटिव असेसमेंट देखनी है। आपने कभी परिंदे को उड़ते देखा है? ये चीले ये कौवों को जो बड़ी ऊंची वो ऐसे 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 ऐसे, इसको कहते हैं बर्ड एंड आई व्यू।
इसका मतलब क्या है? बर्ड एंड आई व्यू, सरसरी जायजा लेना है। ठीक है जी। अब वो कहते हैं, फिर मैं रिपीट करता हूं कि इट इज नॉट परमिसिबल टू डीप डाइव इनटू द मैटर्स ऑफ द केस, ओनली टेंटेटिव असेसमेंट इज परमिसिबल। नाउ अनदर क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डज द टेंटेटिव असेसमेंट मीन? इसकी डेफिनेशन भी आपको किसी दुनिया की किताब में नहीं मिलेगी। ठीक है जी। लिहाजा आपको जब लॉ साइलेंट हो जाए, फिर आपको लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स की तरफ रुजू करना पड़ता है, वहां देखना पड़ता है कि एपेक्स कोर्ट ने इनको क्या कहा। तो टेंटेटिव असेसमेंट मीन्स, ये नोट कर लें, टेंटेटिव असेसमेंट मीन्स 4 चीजें हैं। नंबर 1, द कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर। नंबर 2, द स्टेटमेंट ऑफ द आई विटनेसेस अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी। इसको आई मैंने वैसे थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर दिया है, आप इसको लिख लें, स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी। सेकंड बात, तीसरी बात, the incriminating material collected by the investigating officer during the course of investigation in or against the favor of the accused person। क्या मटेरियल है इसके खिलाफ? ठीक है जी। एंड द फोर्थ वन इज द ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये 4 बातें हैं। अब वेरी मच क्लियर हो गया, कानून लॉ क्लियर हो गया इस बात के ऊपर कि जैसे आप ईसीजी को देखें, ईसीजी मशीन सबने देखी होगी। ठीक है जी। अगर ईसीजी मशीन में लाइन सीधी हो जाए तो समझ ले मुल्ज़िम की बेल खारिज, मुल्ज़िम मर गया। यानी इसका मतलब कि प्रोसिक्यूशन ने इन 4 बातों को इन लाइन रखना है। अगर आप साबित करके कि ही इज वेल नॉमिनेटेड इन द एफआईआर, द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी आर फुली corroborated with the version adopted by the complainant of FIR, the pistol has shown to be affected exclusively from the possession of the present petitioner, and finally the IO observed that he was guilty of the offence. All these things corroborate with each other, so they are all in line। ठीक है जी। तो इसमें कंप्लेनेंट जीत जाएगा, बेल खारिज हो जाएगी, लाइन सीधी हो जाएगी सीजी वाली। लेकिन अगर आपने मुल्ज़िम को जिंदा रखना है तो फिर लाइन तोड़नी है, इन 4 को तोड़ना है। बात आप समझ आ गई है? इन 4 में डिफेंस साइड से आपने इसको तोड़ना है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप बेल के हकदार हो जाएंगे। जब प्रोसिक्यूशन इस साइड को सीधी रखेगी तो समझ लें आपका बेल कोई नहीं बनता। अच्छा, अब सवाल ये बता होता है कि वो कौन सी पहली बात है जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन देने के बावजूद बेल खारिज हो सकती है। याद रखिएगा, अभी आपसे भी मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी तारक बशीर केस था, PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 34, उसका फिर अपडेटेड, उसको रिवाइज किया गया, रिव्यू किया गया PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 733 के ऊपर। अच्छा, अब 733 पर भी फिर ये मंसूर अली शाह साहब का बेंच था जी, उस पर फिर ऊपर गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा से इस पर एक व्यू दिया, वो मेरे पास जजमेंट पड़ी हुई है, और उन्होंने बड़ी इस बात के ऊपर नीचे वाली कोर्ट्स की क्लास ली, और मुझे समझ आई इस बात की कि ये बेल इनक्रिमिनेशन होने के बावजूद बेल कैसे ग्रांट हो जाती है। तो उन्होंने कहा, अब जो व्यू आया है, अब लेटेस्ट व्यू मंसूर अली शाह साहब का आर्टिकल 189 के ऊपर, उसमें हवाला दिया है कि हमने PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 733 जिसमें रेफरेंस देकर हमने ये कहा था कि ऑल दोज ऑफेंसेस व्हिच डू नॉट फॉल विद इन द प्रोहिबिशन कंटेंट इन सेक्शन 497(1) ऑफ CRPC, द ग्रांट ऑफ बेल इज अ रूल एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन, बट द लंदन हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिड नॉट ऑब्जर्व दिस व्यू इन अ लेटर एंड स्पिरिट। ये लफ्ज उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नीचे वाली तमाम कोर्ट्स ने इस ग्राउंड पर बेल को खारिज किया कि इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल इज अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड व्हिच prima facie connects the petitioner with the allegation level against him। हालांकि नॉन प्रॉपर्टी क्लॉज के ऑफेंसेस की बेल को डिसाइड करते वक्त इन चीजों को मलूज़े खातर नहीं रखना, उससे सब कुछ बरामद भी हुआ है, उससे वो नामजद FIR भी है, उससे मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही वाज फाउंड गिल्टी बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तमाम चीजें मौजूद भी हैं। इवन देन इनको साइड पर रखते हुए जो नॉन प्रॉपर्टी क्लॉज ऑफेंसेस हैं उनको सिर्फ 4 ग्राउंड्स के ऊपर आपने, अगर केस फॉल होता है तो खारिज करनी, अदरवाइज बेल खारिज नहीं करनी। ये कहा जाता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो तमाम ऑफेंसेस जो नॉन प्रॉपर्टी क्लॉज को हिट करते हैं उनमें बेल का ले लेना एक असूल है और इनकार कर देना एक इस्तिस्ना है, एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन कौन सी हैं? वो कहाँ है एक्सेप्शन? किन में जज साहब ने उसको खारिज करना है? किन एक्सेप्शन में ऊपर रहकर, किन स्टेप्स के ऊपर रखकर उन्होंने ये कहना है कि भाई ऑल्दो आई हैव द डिस्क्रिप्शन टू ग्रांट द बेल, बट
द केस फॉल विद इन दीज एक्सेप्शंस, सो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन को इन फेवर ऑफ अक्यूज इस्तेमाल नहीं कर सकता। व्हाट आर दोज एक्सेप्शन, प्लीज नोट इट। नंबर 1, इफ देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ एब्सकॉन्शन, अगर जज साहब को यह समझ आ जाए कि ये शख्स प्रोसिक्यूशन के आर्गुमेंट से कि अगर इसको बेल दे दी तो ये बाहर भाग जाएगा, ये बाहर नहीं आएगा, वो किसी तरह भी उसने साबित करना है। नंबर 2, इफ देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ टेम्परिंग द प्रोसिक्यूशन एविडेंस इफ ही इज ऑर्डर टू बी रिलीज्ड ऑन बेल, कि अगर इसको छोड़ दिया तो जनाब इसके पास तो इतने पहले अखराजात हैं, इसके पहले जनाब क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर हैं, जनाब ये बदमाश है, ये है, तो इसने आगे तो किसी ने किसी की टांग तोड़ देनी है, गवाहों को इसने अदालत में नहीं आने देना। दिस इज द सेकंड एक्सेप्शन। एंड थर्ड, इफ देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ रेपिटेशन द सेम ऑफेंस, 2017 में उसके 324 के पर्चे, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में, तो अब जनाब 22 भी आने वाला है। ये देखें जनाब, ये तो तसलसल में 3 फायर मारता है। It seems to be that he is a habitual offender. If he be released on bail, he can repeat the offense. लिहाजा offense अगर प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता, बट ये 3 एक्सेप्शन जो मैंने बताई इनमें फॉल करता है, तो फिर वो अपनी डिस्क्रिप्शन को इन फेवर ऑफ प्रोसिक्यूशन इस्तेमाल करते हुए उसकी बेल को डिक्लाइन कर सकते हैं। सिर्फ इन 4 बातों के ऊपर ये चीज नोट नहीं करनी कि सफिशिएंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मौजूद है, ये नहीं देखना, ये 4 बातें देखनी। और आखिरी बात, इफ ही इज प्रीवियसली कॉन्विक्टेड, अगर ये पहले से सजा याफ्ता है तो फिर भी उसकी बेल वहां पे आपने नहीं लेनी। मेरा भाई क्लियर हो गई यहां तक बात? अब सुन लें, ये सारी बातें मैंने अभी 497(1) पढ़ाया है। अब जब पहली बात की कि अगर आपके पास कोई शख्स आ जाए तो वो जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का मुर्तकब है उसकी बेल ले सकते हो, लेकिन ठहरो, अगर ये शख्स 10 साल से ज्यादा वाले जुर्म का और रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग एग्जिस्ट कर रही हैं कि इसने जुर्म किया है, तो फिर तुमने इसकी बेल नहीं लेनी। फिर कहा ऊपर वाली बात बड़ी नरम, नीचे वाली बात बड़ी सख्त कर दी। सख्ती को फिर नरमी में कन्वर्ट करने के लिए कहा ठहरो, एक शर्त रख दी कि भाई मेरे ये जो ऊपर वाली मैंने बात की है, अगर इसमें देखो कि मुलजम बच्चा तो नहीं, 16 साल से कम उम्र तो नहीं उसकी, औरत तो नहीं, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट 2011 के बाद दोबारा वर्ड वहां आ गया, फर्स्ट मुराजमा रख दिया गया, ठीक है जी, और लागर या इनफर्म शख्स तो नहीं है, अगर ये है तो इनकी बेल तुम ले सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन जो है वो दे दी। अब आगे आ गई सेकंड प्रोवाइडो। याद रखिएगा, ये मेरा अक्सर अदालतों के साथ ये देखिए, आपने हक लेना है, हम सब का काम क्या है कि जो किताब कहती है उनको इन्फोर्स करवाएं इन अ स्ट्रिक्टर सेंस। यही कहते हैं ना हम लोग सारे, जो किताब कहती है उसको इन्फोर्स करवाना है। अब ये जो हम कहते हैं जी बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में जी 3 दिन का नोटिस होगा जी, 4 दिन का नोटिस होगा, क्यों, कहां लिखा है? और नोटिस कहीं नहीं लिखा भाई मेरे, कहीं नहीं लिखा, 1 घंटे का भी नहीं लिखा, 1 मिनट का भी नहीं लिखा, तो कहां लिखा है फिर? अब हम पढ़ते हैं 497 सेकंड प्रोवाइजो। सेकंड प्रोवाइजो में कहते हैं, फिर ये कहा कि किसी कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है। मतलब किस बड़ा खूबसूरत लॉ है, यकीन माने, इसके अंदर डाइव करें, डीप डाइव करें इसके अंदर, फौजदारी के अंदर तो लॉ आपको बताएगा। मैं चूंकि फौजदारी में इसलिए फौजदारी की बात की, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि बाकी लॉ खूबसूरत नहीं है, बाकी लॉ इससे भी हो सकता है खूबसूरत हो, लेकिन फौजदारी के अंदर डीप डाइव करें आप। मैंने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि डीप डाइव करूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। और सेकंड प्रोवाइजो कहती है कि ठहरो, कोई कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं कि वो किसी की बेल ले until and unless the notice has been given to the prosecution why he should not be released on bail। जब जज को पता चल जाए कि लॉ भी यही है, हाई कोर्ट में ऐसे जजेस हैं, जब बेल बनती हो तो आपको पूछते भी नहीं है डिफेंस साइड से, कहते हैं हाँ जी बताएं जी क्यों ना बेल इसकी लूं मैं, ये नोटिस है। नोटिस का मतलब नहीं है रिकॉर्ड है फलान, ये नोटिस नहीं है। बात आप समझे कुछ मेरी? रिकॉर्ड में मौजूद होता है, सब कुछ मौजूद होता है, इवन देन कहते हैं जी कल का नोटिस। हमारी प्रैक्टिस में ना जी, ये कानून इस बात की इजाजत नहीं देता, वो सिर्फ इतना कहता है कि किसी कोर्ट के पास ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो प्रोसिक्यूशन को नोटिस दिए बगैर बेल उसकी ले या उसको रिलीज करे ऑन बेल पे। तो उसका मतलब यही है कि वाई ही शुड नॉट बी रिलीज ऑन बेल। मैं मलिक साहब, मियां इमरान तारक साहब होते थे यहाँ पे, और बाहर वो बंदा था, मैंने उससे कसम ली थी कि मैं जो कानून कहूँगा अगर मेरी समझ आ जाए तो इसको कर लेना, ना समझ आए तो मुझे बाहर निकाल देना। और आप यकीन माने 2 घंटे का नोटिस उसने प्रोसिक्यूशन को दिया और मेरी बेल जो है, उन्होंने कहा मैं 2 घंटे का नोटिस देता हूँ, साबित करें वाई ही शुड नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल, इसको बेल पे क्यों ना मैं छोड़ दूँ। और मियां इमरान तारक साहब ने इस सेकंड प्रोवाइजो की लाज रखी, उन्होंने ये कानून करके दिखाया और बना के दिखाया। मैं क्या मुझे
लॉ दिखा दें इसके ऊपर। तो लिहाजा नोटिस का मतलब सेकंड प्रोवाइजो है। सिर्फ इतना कहा गया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस की जो बेल है, जो ऊपर वाली बातें की गई हैं, इसको आपने कंटिन्यूटी में पढ़ना है। तसलसल टूटा तो समझ नहीं आनी। 497 का पहला वर्ड से लेकर एंड तक पढ़ना है, तब समझ आनी। जहां तसलसल टूट गया गए, गलियां गुम गई, ठीक है जी, नोटिस देना है उसको। अब आ जाए थर्ड प्रोवाइजो। अब थर्ड प्रोवाइजो में सिर्फ उन अशखास के लिए है, उन मुलजमों के लिए है जिनकी अभी तक ऊपर वाली बेलें नहीं हुई हैं। थर्ड प्रोवाइजो सिर्फ उन मुलजमों के लिए है जिनकी अभी तक बेलें नहीं हुई हैं। अब अगर ऐसे शख्स जिनके ऑफेंस जो हैं उनकी सजाए मौत ना हो, उनकी सजाए डेथ पेनल्टी ना हो, और उनको हवालात में जेल में रहते हुए 1 ईयर एक्सपायर कर जाए, एक्सीडिंग 1 ईयर, सजाए मौत वाले जुर्म के अलावा वो डिटेन किया हुआ 1 साल से ज्यादा हो जाए, और नीचे ट्रायल कंप्लीट ना हो, लंदन ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल कंप्लीट ना किया हो। कंप्लीट से मुराद मैं लफ्ज़ यूज करते इसके लिए वर्ड यूज किया गया कंक्लूड करना, कंक्लूड ना हो। और आखिरी बात, और इस कंक्लूजन ना होने की वजह वो मुलजम या उसके वकील साहब ना हो। वकील साहब से मुराद उसके ब्याह पे कोई शख्स, तो उसके ब्याह पे वकील साहब ही होते हैं, ठीक है जी, याद रखना है। थर्ड प्रोवाइजो ये कहती है कि अगर कोई शख्स जिसकी किसी ऐसे जुर्म में 1 साल से ज़्यादा अरसा उसे हो गया जेल में, और उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, और उसके ट्रायल कंप्लीट होने की ना होने की वजह मुलजम या उसका वकील नहीं है, तो फिर यहाँ पर फिर वो बात आ गई, एज ए मैटर ऑफ राइट शैल का वर्ड है, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, शैल का वर्ड है। जहाँ पे शैल आ जाए वो मैटर ऑफ राइट के तौर पर जो है बेल अपनी मांग सकता है। जैसे हम कर्जा लेने जाते हैं, किसी कर्जा वापस कर मेरा, किसने, और एक मांगने वाला कहेगा कभी ऐसे कर्जा दे मैनू, नहीं कहेगा वो, तो बड़ी अदब से मांगेगा। तो जब मैटर ऑफ राइट आ जाएगा तो आपने बड़े फोर्सफुल आवाज से कहना, जनाब मेरा राइट है, ये मैं तमाम इस कैटेगरी में पूरा करता हूँ। अब जब ये थर्ड प्रोवाइजो आई तो इसके साथ ही फोर्थ प्रोवाइजो आ गई, फिर डिस्क्रिप्शन जज साहब के पास चली गई। तो फोर्थ प्रोवाइजो में फिर डिस्क्रिप्शन जज साहब को दे दी, ठहरो, ये ऊपर वाली जो मैंने थर्ड प्रोवाइजो कही है जिसमें बड़े सख्त अल्फाज कह रहे हैं, ये उस वक्त तुमने इतलाक नहीं करना जब तुम फोर्थ वाली बातों को पूरा करोगे। सिंपल सी बात, डेस्परेट है ना, क्रिमिनल और ATC का जुर्म ना हो, वो डेस्परेट और हार्डन क्रिमिनल ना हो। अब डेस्परेट ये कि लंबी डिबेट हो जानी है, बात निकल जानी है दूसरी तरफ। डेस्परेट और हार्डन क्रिमिनल, ये एम्पल पावर है कि उसको डिटर्मिन करना है कि डेस्परेट और हार्डन क्रिमिनल वो जज ने है, उस कोर्ट ने डिक्लेयर उसको करना है कि उसके एक्ट से किसने क्या एक्ट किया है। बात आप समझ आई मेरी? एक कत्ल कर देते हैं हम लोग, उसकी सजा 302 ओजनी कोर्ट में, एक कत्ल किया और के टोटे कर दिए, इसकी ग्रेविटी और है। एक कत्ल किया, कत्ल करने के बाद लाश जो है चौक में फेंक दी, है कत्ल ही है, लेकिन ब्रूटलिटी चेक करें इसकी ग्रेविटी चेक करें उसके एक्ट से, तो एक्ट से डिटरमिन करती है कोर्ट कि आइदर ही इज हार्डन डेस्परेट क्रिमिनल है या नहीं है, ये ATC है। अगर इनमें कोई जुर्म आ जाए, यानी इनमें कोई शख्स आ जाए, कोर्ट की समझ में आ जाए कि ये शख्स इन फोर्थ प्रोवाइजो में फॉल करता है, तो फिर उसकी बेल आपने नहीं लेनी। ठीक है जी, क्लियर हो गई यहां तक बात? फिर उसकी बेल आपने नहीं लेनी। अब आखिरी एक पॉइंट, अच्छा मैं मतलब टाइम ये पूरा कर दूं, पूरा कर दूं, 2 मिनट नहीं, 2 मिनट। अब नहीं, मैं तो कोर्ट सेक्शन ही पढ़ा रहा हूं। अच्छा, अब याद रखिएगा, चाहे प्री टेस्ट बेल हो चाहे पोस्ट टेस्ट बेल हो, ये बेल का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा आपने अपने केस को साबित करना है कि एट दिस स्टेज इनसफिशिएंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और कुछ पॉइंट ऐसे मौजूद हैं जिनका जवाब एट दिस स्टेज पर ना प्रोसिक्यूशन के पास है ना हमारे पास है। ये आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस समझ आएगा। तो ऐसा केस फर्दर इंक्वायरी में उसको ले जाता है। जब भी आपने बेल सीक करनी है, आपने 497(2) CRPC के अंदर रहकर सीक करनी है। ठीक है जी, आपने एंड पे जब इस्तदा आपसे कोर्ट से करते हैं, आप कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड एंड अक्यूज्ड इज नो मोर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय द लोकल पुलिस, all those facts and figures and whole argument delivered by me to the summary court leads the case of the present petitioner within the ambit of subsection 2 section 497 CRPC for further inquiry। और इस पे भी आगे जजमेंट्स आ गई है कि जब कोई पिटिशनर अपना केस फर्दर इंक्वायरी में साबित करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर उसको बेल एज ए ग्रेस नहीं दी जाएगी, बल्कि बेल एज ए मैटर ऑफ राइट उसको दे दी जाएगी।
इज इट क्लियर है जनाब? अब उसके सेक्शन 3 है, वो कहता है जी बेल जब भी होगी उस पर स्पीकिंग ऑर्डर होगा, चाहे वो खारिज हो रही है चाहे वो एक्सेप्ट हो रही है, उस एप्लीकेशन को उसका स्पीकिंग ऑर्डर होगा। स्पीकिंग ऑर्डर से मुराद विद रीजनिंग, स्पीकिंग ऑर्डर से मुराद विद रीजनिंग कि मैंने ये क्यों खारिज की है, मैंने ये बेल क्यों ली है, वो लिखना है। उसके बाद अगर अग्रीव्ड पार्टी समझती है कि जज साहब ने जो नीचे वाली कोर्ट है उन्होंने ये फैसला सही नहीं किया, मेरे मुलज़िम को इनक्रिमिनेशन होने के बावजूद जो बेल का रेलेवेंट लॉ है उसको नज़रअंदाज करते हुए इस बेल को लेके मुलज़िम को छोड़ दिया है, तो बीइंग एग्रीव्ड उसकी कैंसिलेशन बेल मूव कर सकता है। उसके 3 फॉर्म है। पहली बात, पहला फॉर्म वही फॉर्म है जहाँ से बेल हुई है। अब सेकंड फॉर्म उसका उससे अपर हरार किया है, इसके लिए डील करता है 497(5) ऑफ CRPC। अब याद रखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कैंसिलेशन की जो मैं बात बताने लगा हूँ आपको। ये बीइंग एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, उस पर जजमेंट्स भी मेरे पास मौजूद पड़ी हैं कि कब आपने सेम कोर्ट में जाना है और कब आपने कैंसिलेशन के लिए अपील फॉरम पे जाना है। अगर आप समझते हैं कि आप इस बेल की कैंसिलेशन मिस यूज ऑफ बेल पे जा रहे हैं तो यू हैव टू फाइल द कैंसिलेशन ऑफ बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 497(5) ऑफ CRPC इन द सेम फॉरम। मिस यूज के ऊपर वो बाहर निकला, उसने आते ही आपके भाई को, कमरे के भाई को फायर मार दिया, उस पर एक FIR हो गई, that amounts to the misuse, then you can file an application for the cancellation of bail under section 497(5) of CRPC in the same forum on the sole ground that he has misused the bail. Is it clear जी? अगर आप समझते हैं कि जज साहब ने इग्नोर कराया है और उसके जो फैक्ट्स हैं उसको नज़रअंदाज किया हुआ है, उसकी जो इंक्रिमिनेशन है उसको नज़रअंदाज किया हुआ है, तो आप समझते हैं कि जज साहब ने फैसला सही नहीं किया और इलीगैलिटी के बेस पे आप जा रहे हैं, तो फिर आप इसको चैलेंज को अपर फॉरम पर उसकी कैंसिलेशन के लिए जाएंगे। अब एक आखिरी 497(4) रह गया जिसका इतलाक आज तक मैंने कभी नहीं देखा। मतलब 497(4) का इतलाक मैंने आज तक नहीं देखा। 497 का इतलाक, एक ट्रायल चला, मुलज़िम अभी अंदर ही है, ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद कोई पार्टी ने फाइनल जजमेंट्स के लिए किसी अपर फोरम से ऑर्डर ले लिया, स्टेटस को ले लिया, उसको रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट तक बेल पे एप्लीकेशन ख़त्म हो गई, ट्रायल चला, एंड पे फाइनल जजमेंट्स के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन किसी जगह पर फोरम पे स्टेटस को पड़ा हुआ है, तो फिर कैसे बेल लेनी है? फिर इसके लिए 497(4) का इतलाक आप एप्लीकेशन देंगे जिसका स्टेटस नहीं है। उसकी वजह ये है, मैं समझता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरे से सारे मुतफिक हो जाए, मैं ये समझता हूँ क्योंकि उसकी एक ही ग्राउंड है। वो ग्राउंड क्या है? वो ये है कि जब आप 497(4) के तहत एप्लीकेशन मूव करेंगे तो जज साहब को कहा गया है लेजिस्लेशन की तरफ से कि तुमने देखना है कि जितना भी ट्रायल कंक्लूड हुआ है इसके चांस नहीं हैं सजा होने के, और मैं अनाउंसमेंट भी नहीं कर सकता, लिहाजा इसको मैं क्यों अंदर रखूं, इसको मैं क्यों अंदर रखूं? तो इसका मतलब इसलिए है चूंकि ग्राउंड इसीलिए कि इसको सजा होने के इम्कान नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि वो जजमेंट प्रोनाउंस करने के ही मुतरादिफ है। दैट इज़ वाई कि 497(4) की हम एप्लीकेशन का तलाक ना देखते हैं न कभी ऐसा होता है। इज इट क्लियर जनाब? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द बेल एप्लीकेशन? जी प्लीज।